नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। इंडिया के मुकदमे के साथ मैं हूं कुंदन जमैर। उत्तर भारत में पहले राउंड की वोटिंग से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में पहले राउंड की वोटिंग जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरू होगी और बीजेपी के लिए इसे साधना बेहद जरूरी है और फील्डिंग में लग गई है बीजेपी। आज गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के 253 जाट नेताओं से मुलाकात की। शाह जानते हैं कि पश्चिमी यूपी की सियासत में जिसके साथ जाट होते हैं उसी के ठाठ होते हैं। यही वजह है कि पश्चिमी यूपी जाटलैंड के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस बैठक में शाह ने बड़ी बात कही। उनका कहना था कि वो भी जयंत चौधरी को चाहते थे, लेकिन उन्होंने इस बार गलत घर चुन लिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत जाटलैंड इलाके से हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि जाट मतदाता किसके साथ जाता है। जाट वोट की चोट का डर किसको है? पश्चिमी यूपी में किसके साथ जाट वोट बैंक है और जाटलैंड के किसान किसके साथ हैं? इन सब पर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं। सभी पार्टियां अपना अपना वोट बैंक साधने में जुटी है। एक तरफ एसपी आरएलडी का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ बीजेपी जाटों का दिल जीतने में लगी है। जिस कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह जाट नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में कुल 100 जाट नेताओं को बुलाया गया है। हर नेता जाट समाज में अपनी अलग सक्रियता रखता है। ऐसे में उन्हें मनाकर बीजेपी जाट समाज को अपने पाले में करना चाहती है। बैठक में हर वो शख्स मौजूद है जिनकी जाट समाज में सक्रियता है और जिनके कहने पर किसी भी दल को वोट पड़ सकते हैं। मैं तो इनको जाट देवता बोलता हूँ। तो ये मेरे घर आए, मेरा सौभाग्य है, सौभाग्य है और ऐसा मौका मिला है। पार्टी के समय में भी, पिताजी के समय में भी सभी ये सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले लोगों का आना जाना रहता था और सभी आए हैं। मुझे इनका अतिथि जो न देवो भव, इनका सत्कार करने का मौका मिला है। पश्चिमी यूपी की सियासत में कहा जाता है कि जिसके साथ जाट उसी के ठाठ। यही वजह है कि पश्चिमी यूपी को जाटलैंड के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत इसी जाटलैंड इलाके से हो रही है। ऐसे में देखना है कि जाट मतदाता किसके साथ जाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी जाट वोटों पर विशेष ध्यान दिया गया था। नतीजा ये निकला कि बीजेपी ने 143 में से 108 सीटें अपने नाम कर ली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के पक्ष में ही जाट वोट पड़े और 29 सीटों में से 21 पर जीत दर्ज की गई। ये इस तरह की मीटिंग को पहली बार नहीं, पहले भी मीटिंग हुई है। ब्राह्मण समाज की भी इस प्रकार की मीटिंग हुई है, दूसरे समाजों की इस प्रकार की मीटिंग होती है। सब लोग पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे, ये उसका मकसद है। इस बार पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण कुछ बदले से है। अखिलेश ने जब से जयंत चौधरी से हाथ मिलाया है, कहा जा रहा है कि जाटों का समर्थन इस गठबंधन के साथ भी जा सकता है। इसके ऊपर किसानों का गुस्सा और जाट आरक्षण ने भी बीजेपी की चुनौती को काफी बढ़ा दिया है। ऐसे में उस चुनौती से पार पाने के लिए और 2017 के प्रदर्शन को फिर दोहराने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद चुनावी मैदान में कूद गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आज की जो मीटिंग में 253 जाट नेता मौजूद थे, उन्हें हम क्या कहें? नहीं, 200 की ये खबर है कि 200 लोग थे और वो परवेश वर्मा के यहाँ हुई है। वो जो है, आप दिल्ली से सांसद हैं, वो यूपी से नहीं है और उनका कोई इतना ज्यादा असर नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा भी, अभी आपने देखा होगा, वक्तव्य दिया कि बहुत लोग आते रहते हैं मेरे पिताजी के टाइम में। ठीक है, एक कनेक्शन होता है। हर जाट जो चाहे दिल्ली में रह रहा हो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो, कहीं न कहीं वो एक पारिवारिक और वैसे भी एक जो है जातीय संबंध होता है। लेकिन जो भाजपा के
खेमे के जाट हैं, वही जाट आए थे। आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के दौरान भी जो है कुछ जाट जो थे किसान कह रहे थे कानून के समर्थन में खड़े हो गए थे। हाँ बिल्कुल, वो दिखाने की कोशिश हुई थी। जी जी जी, कोशिश हुई थी। मुझे लगता है वही कोशिश अभी भी की जा रही है। बिल्कुल। और कहीं न कहीं उनको ये लग रहा है कि जयंत क्यों चले गए अलायंस के साथ, एसपी में क्यों चले गए। बिल्कुल, अमित शाह ने जो बयानबाजी की उस पर भी मैं सवाल करूंगा पीयूष पंत साहब आपसे, लेकिन मलिक साहब एक चीज बताइए, क्या नाराजगी खत्म हो गई है? क्योंकि हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं को कहते हुए सुना, राकेश टिकैत को भी हमने कहते हुए सुना कि भाई किसान जिसे वोट देना चाहे वो दे सकता है, तो क्या नाराजगी खत्म हो गई है? कुंदन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा विस्तार से, ज्यादा समय नहीं लूंगा। हरियाणा के अंदर जाट आंदोलन हुआ, इन्होंने जाटों के सीनों पे गोलियां चलवाई, लेकिन किसानों ने फिर भी इनको एक मौका दिया। इन्होंने 2014 के चुनाव के बाद कहा कि हम जाटों को आरक्षण देंगे, क्योंकि कांग्रेस आरक्षण दे के गई थी, इन्होंने खत्म किया। इन्होंने कहा हम ठीक से पैरवी नहीं कर पाए, हम आपको आरक्षण देंगे, वो भी इन्होंने नहीं दिया। 2017 के चुनाव में 77% जाटों ने इनको वोट दिया। 2019 के चुनाव में इनको 91% जाटों ने वोट दिया। लेकिन 2019 के चुनाव के बाद इन्होंने एक शब्द बोला जो इनके लिए कब्रगाह बन गया। इन्होंने कहा कि हम चौधरियों की चौधरात खत्म कर देंगे। वो एक बयान इनकी पार्टी का इतना घातक इनके लिए सिद्ध हुआ कि वो आज तक लोगों के दिलों में बैठ गया है, जाटों के। और इनके इसके बाद में जब आंदोलन चल रहा था, 28 जनवरी की रात आप याद करोगे, जब एक किसान नेता रो रहा था और ये लाठी मारकर उसकी हत्या कराना चाहते थे, इनके विधायक वहां चले गए थे, उस वक्त चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी खड़े हुए और उन्होंने उसको बचाने का काम किया। उसका श्रेय आज उनको लाभ मिल रहा है और इनको उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। ठीक है। ये लोग बार बार इस जाटों को धोखा देने का काम किया, उनके कंधे पर रखकर इन्होंने सियासत में पहुंचे। और जब हिंदू जाट मुजफ्फरनगर दंगा हुआ तो इन्होंने कहा ये हिंदू मुस्लिम दंगा ही नहीं है, ये तो जाट मुस्लिम जाटों दंगा के लिए है। रास्ता कौन सा बचा है? क्या समाजवादी पार्टी के साथ जाट जा सकते हैं क्या? ये यही इशारा भी पीयूष पंत साहब कह रहे हैं कि जो खाई 2013 में पैदा हुई वो पाटने की कोशिश तो किसान आंदोलन के दौरान की गई, लेकिन वो खाई पट गई है क्या? कुंदन जी, किसान आंदोलन ने उस खाई को फाटने का काम किया। और आपको पता होगा मुजफ्फरनगर के अंदर एक महापंचायत हुई थी जिसमें अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे लगे थे, उसको इनकी बड़ी आपत्ति हुई थी। और आज 95% जाट और मुसलमान एक साथ है और ये रोज अलग अलग अफवाह फैलाते हैं। ये बताइए, बड़े शहर मेरठ है, गाजियाबाद है, नोएडा है, आगरा है, वहां अमित शाह क्यों नहीं जाते? कैराना में क्यों जाते हैं? क्योंकि ये दंगा कराना चाहते और ये चौधरियों की चौधरात खत्म कर रहे थे। आज झोली फैलाए रोडों पर घूम रहे। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, अब एक एक करके, बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको, बहुत टाइम दे दिया। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत साहब, जाटों को साधने की कोशिश तो आपकी पार्टी कर रही है, मैसेज में देने की कोशिश हो रही है, और जिन शब्दों जिन लाइनों का इस्तेमाल अमित शाह कर रहे हैं वो 2013 को याद दिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या जाट बीजेपी के साथ फिर से इंटैक्ट रहेंगे? मैं फिर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2014 हो, 19 हो, ये जाट वोट बैंक जो है बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहा है। देखिए कुंदन जी, जाट समाज बेहद स्वाभिमानी और सूरवीर जाति है और भारतीय जनता पार्टी जाट समाज के स्वाभिमान के साथ, उनके सम्मान के साथ लगातार खड़ी हुई है। जाट समाज 2013 का मंजर नहीं भूला है, जब दो भाइयों की, सचिन मलिक और गौरव मलिक की नस्ल हत्या मुसलमानों ने की थी और उनके जो 7 आरोपी थे उनको आजम खान ने छोड़ने का काम किया था। और आजम खान ने सैकड़ों जाट युवाओं पर मुकदमे लगाकर के 302, 307 की मुकदमे लगाकर के जेल में डालने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उन सभी जाट भाइयों को उनके मुकदमे वापस लेने का काम किया गया। और आज देखिए, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन, उनके सहयोगी लोग लगातार जाट भाइयों को गाली दे रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि हम यहाँ पे 90,000 है, वो 24,000 जाट हैं, हम इनको भूस भर देंगे। इस तरह के लगातार उनको चुनौती दी जा रही जाट भाइयों को। जी महेश आर्य साहब, लगातार हिंदुओं को धमकी दे रहा है। समाज के बच्चों को वोट देने का काम किया है। लेकिन वहीं आप समाजवादी पार्टी देख लीजिए, जाट बहुल सीटों पर, बागपत पे, मुजफ्फरनगर पे मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट गया है। लगातार ये जाट समाज के लोगों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी जाट समाज के सम्मान का सदैव खड़ी, हमने उनका लगातार सम्मान किया है।
सभा के शासनकाल में एक भी जाट मंत्री नहीं बनाया। हमने 3 मंत्रियों को बनाने का काम किया, 3 हमने गवर्नर बनाए, केंद्र में हमारे मंत्री हैं, हम लगातार उनके सम्मान के साथ खड़े हैं और जो उनकी मांगे सभी मांगे मांगनी गई हैं। ठीक है, महेश आर्य साहब, आज अमित शाह ने ये कहा कि ये ठीक है, गठबंधन तो हो गया है, हम चाहते थे जयंत चौधरी जो है, जयंत चौधरी को हम भी चाहते थे, अमित शाह ने ये बात कही, और साथ में ये भी कहा कि वो जिस घर में गए वो गलत घर चुन लिया उन्होंने। और एक चीज जो आखिर में उन्होंने जोड़ी इसी लाइन में, वो ये कह रहे हैं कि आरएलडी एसपी के गठबंधन में जयंत चौधरी की नहीं चलेगी, आजम खान की चलेगी। ये लाइनें क्या बताती है? देखिए, गृह मंत्री जी इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठने के बाद जिस भाषा का, जिन शब्दों का चयन करते हैं, तो वो शोभा तो इसलिए नहीं देता कि बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट पे बैठे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश में 5 साल तक इनकी हुकूमत रही है। यदि समाज को जोड़ने का काम किया होता या समाज के लिए कुछ विकास किया होता तो वो कुछ बताने के लिए नहीं है। इनका कुछ प्रबंधन के चलते लाखों लोग मारे गए और कोई बात नहीं। मेरा सवाल सीधा सवाल का जवाब। आर्य साहब, इसमें तोड़ देने वाला बयान क्या है? सीधे सीधे समझा दीजिए दर्शकों को। नहीं, तोड़ने वाला सीधा बयान है भाई, आप देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई वो गलत पार्टी में गए हैं। इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को वो टिकट दे दिया है। इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि जाटों की बहुत हमदर्द पार्टी है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जाटों की जो किसान बड़ी संख्या में जाट समाज से आता है, स्वाभिमानी जाट है, और इनको 2 बार इनको पूरा सपोर्ट भी किया है, उसके बदले में उन्होंने क्या दिया? किसानों की हत्याएं हुई, किसान लोग मौतें हुई, और उसके ऊपर कोई भी एक शब्द भी प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने बोलना मुनासिब नहीं समझा। तकरीबन 13 महीने तक सड़कों पर पड़े रहे, सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात वहां पर करते रहे, बच्चों को, परिवार को छोड़ करके पड़े रहे, तब इनको हमदर्दी नहीं आई। और इनके ही गवर्नर सत्यपाल मलिक जी को आप सुन लीजिए, वो किसानों की दर्द जाटों के हिमायत में जब पहुंचे, उन पर बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इस तरह से उत्पीड़न जाटों का किया जा रहा है, किसानों के नाम पे किया जा रहा है। वो जाके प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं और मिलने के बाद उन्होंने अपनी बात को सार्वजनिक भी किया है। तो प्रधानमंत्री जी उनसे गुस्से में आकर उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भाई किसान मर रहे हैं तो क्या मेरे लिए मर रहे हैं? तो इससे ज्यादा जाटों का, ये बातचीत जो आप जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसी बातचीत हुई नहीं हुई है, ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आर्य साहब मैं आता हूं, हिमायती कैसे हो सकती है? डॉली शर्मा, किसान आंदोलन को तो कांग्रेस ने भी पीछे से बैकअप किया, समर्थन किया, और उसके बाद हमने प्रियंका गांधी को भी देखा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों के सम्मेलन हुए, बहुत उन्होंने मेहनत की पश्चिम उत्तर प्रदेश में। इसका रिजल्ट कुछ मिलेगा क्या? देखिए, मैं मानती हूँ जितना संघर्ष किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी ने किया है, लखीमपुर खीरी में भी आपने देखा जिस तरीके से आज ये किसान सम्मान की बात करते हैं, और जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ा दी गई, खुले तौर पर देखा गया कि इनके गृह मंत्री का बेटा, टैनी जी का बेटा, जिस तरीके से टैनी जी ने पहले धमकी दी और उसके बाद उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, और उसके बाद कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई बयान किसी ने ये तक नहीं बोला कि गलत किया, प्रधानमंत्री जी अपने बगल में लेकर खड़े रहे। तो किसान की ना तो कोई जाति होती है ना धर्म होता है, किसान किसानी करता है, पूरे देश का पेट पालता है, और उनका पद भगवान के बाद देखा जाता है। तो ये जो लगातार भारतीय जनता पार्टी करती आई है, राकेश टिकैत जी के आंसू पूरे देश ने देखे, उसके बाद 750 किसानों की मौत हो गई। डॉली शर्मा, मौत होने के बाद डॉली शर्मा वही राकेश टिकैत एक बयान संसद में जब राहुल गांधी जी ने शोक व्यक्त करना चाहा, तो एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता खड़ा नहीं हुआ किसानों के डॉली शर्मा, मैं इतना जानना चाहता हूँ, डॉली जी सुनिए ना, डॉली जी, दिल में कितना किसानों के प्रति संवेदना है, कितनी जाटों के प्रति संवेदना है, खुले तौर पर सबने देखी है। डॉली जी, मैं इतना जानना चाहता हूँ, वही राकेश टिकैत अब कह रहे हैं ना, वही राकेश टिकैत अब कह रहे हैं ना, डॉली शर्मा जी, मैं इतना जानना चाहता हूँ, वही राकेश टिकैत कह रहे हैं, ये भी तो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई जिसे आप वोट देना है दे दीजिए। झूठा वादा किया, वही राकेश टिकैत ने ये भी तो कहा कि लखीमपुर के किसानों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और आप नहीं, टूट गए किसान, टूट गए ना, घर चले गए किसान, तो घर चले गए ना, वादा किया, दिए तो नहीं ना। ठीक है पीयूष बंद साहब, एक चीज मैं दोबारा लौटना चाहता हूँ, एक साल तक बैठे रहे गर्मी में, सर्दी में, फाइनली इस मसले पर, जिस मसले को राहुल गांधी उठाते रहे, जिस मसले पर राष्ट्रपति भवन तक गए, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गया,
टेनी साहब की शिकायत की गई, उन्हें बर्खास्त करने की मांग की गई, वो मांग तो पूरी नहीं हुई। किसान भी मांग कर रहे थे, लेकिन इस मांग को थोड़ी देर के लिए ठंडे बस्ते में रख करके वो घर वापस चले गए। पीयूष पंत जी एक चीज बताइए, डॉली जी मैं आ रहा हूं ना, डॉली जी प्लीज। पीयूष पंत साहब एक चीज बताइए, आज अमित शाह ने एक वही जो लाइन महेश आर्या से मैंने पूछी थी, वो ये कह रहे हैं कि जो गठबंधन आरएलडी और एसपी के बीच में हुआ है, उस गठबंधन में आजम खां की चलेगी। क्या संदेश है ये? देखिए, फिर वही संदेश है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं, वो वही संदेश है कि आजम खान ही, क्योंकि देखिए अब ये कोई तय नहीं है, क्योंकि अखिलेश हो सकता है आजम खान को ले भी ना अपने कैबिनेट में, क्योंकि आप देखिए अखिलेश पे हावी थे आजम खान और जो है शिवपाल यादव उस समय, और जिसकी परेशानी थी अखिलेश को, हो सकता है अखिलेश आजम खान को ले भी ना कैबिनेट में अपने। लेकिन ये सीधे सीधे मकसद यही है कि फिर से ध्रुवीकरण करना कि मुसलमान आजम खान हो जाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, जैसे पहले उन्होंने कराया था कि मुसलमान लोगों को छुड़वा लिया था। फिर उन्हें चुनाव क्यों लड़ा रहे हैं अखिलेश यादव? अगर कैबिनेट पर नहीं लेना है तो उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया, अब आप विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ा रहे हैं? कैबिनेट में लेने के लिए तो लड़ा रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं लेके, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हो सकता है न भी लें, हो सकता है न भी लें, क्योंकि देखिए जिस तरह से वो हावी रहते थे, हमेशा ये कहा जाता था कि 5 मुख्यमंत्री हैं उस टाइम पे जो है, तो वो लगातार किसी तरह उन्होंने अपना पिंड छुड़ाया था और अखिलेश खुद काम करने लगे थे 1.5 साल जो है। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन एक एक विधायक माने रखता है, और रामनगर से अगर आजम खान लड़ते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो निश्चित उसके आसपास भी प्रभाव पड़ेगा, उनका एक प्रभाव क्षेत्र है वहाँ पे। दिशा का यही है कि ध्रुवीकरण किया जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बार बार वो इसमें असफल होती चली जा रही है, क्योंकि मुस्लिम और जाट एकता बहुत मजबूत हो चुकी है वहाँ पे। वहाँ से लगातार खबरें आ रही है, मुसलमान भी कह रहे हैं कि ये लोग सांप्रदायिक ताकतों को हवा दे रहे हैं, ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न तो जाटों में कोई इस तरह की भावना है और न तो जो मुसलमानों में इस तरह की भावना है। जो पहले हुई थी वो खत्म हो चुकी है। लेकिन भाजपा के लिए एक ही हथियार है कुंदन जी, कि वो लगातार आप देखिए पाकिस्तान को ले आती है और लगातार जो है चुनाव के टाइम में इस तरह का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती है हिंदू मुसलमान की। लेकिन आपने देखा जो इलाहाबाद में भी हुआ, जो बिहार में हुआ, जो स्टूडेंट को इलाहाबाद में जिस तरह से मारा पीटा गया है, ये प्रभावित करेगा। जो युवा अगर खिलाफ हो गए, स्टूडेंट खिलाफ हो गए, तो ये सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है मलिक साहब, हमें इतना बता दीजिए, दरअसल जो किसान आंदोलन के चेहरा रहे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, राकेश टिकैत साहब, उन्होंने कहा कि भाई जिसे वोट देने दीजिए, कोई हमारी अपनी नहीं है, कोई पराई पार्टी नहीं है। क्या ये बताने के लिए काफी नहीं है कि किसानों की जो नाराजगी थी, किसानों की जो डिमांड थी, अब पूरी हो गई है और वो पुरानी बात हो गई? क्या चुनाव में वो चीजें याद रहेगी? क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों ने झोली भर भर के बीजेपी को वोट दिया, जिसका जिक्र आज अमित शाह ने भी किया, क्या उसे जाट भूल जाएंगे? और उसके रिटर्न में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए विकास के काम करने के जो दावे बीजेपी करती है, उसका रिटर्न गिफ्ट जाट नहीं देंगे क्या? कुंदन जी, मैं आपको बता दूं, मैं वेस्टर्न यूपी की फैमिली से ही हूं और किसान होने के साथ साथ जाट भी हूं, और मैं जमीन पे रहता हूं, रोज हम काम करते हैं, रोज मीटिंग करते हैं। और जो राकेश टिकैत जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि 13 महीने जो हमने झेला है, हमने सबको ट्रेनिंग दे दी है, अब हमको बताने की जरूरत नहीं है कि किसको वोट देना है, सब समझते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सब समझते हैं कि किसने हमारे ऊपर लाठी चलाई, किसने पानी चलाया, कौन हमारी हत्या करना चाहता था, कौन ऐसा है जिसने हमसे, माननीय प्रधानमंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 22 जनसभाओं में आकर घोषणा करते हैं कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। यही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि इधर बुक्की तोलिए। मलिक साहब, तो आप योगी जी तो दावा करते हैं कि 1,40,000 करोड़ का जो है वो हमने भुगतान किया है, पिछली सरकार का बकाया भी हमने दिया है। कुंदन जी, 1,55,000 का दावा भी ये कर रहे हैं, और इसकी हकीकत में आपको पोल खोल दूं, गन्ना मंत्री सुरेश राणा हमारे शामली जनपद से हैं, जिनकी थाना भवन विधानसभा है, और शामली जिले में 3 मिलें हैं, और उन मिलों में थाना भवन मिल जो है वो पेमेंट में सबसे पीछे है। अभी तक 100 करोड़ रुपए बकाया था, परसों 52 करोड़ का किया है, अब भी 48 करोड़ पिछले साल का बकाया है, और 150 करोड़ से ऊपर इस साल का हो गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में 1500 ब्रेक ले रुकना है। एक सेकंड मलिक साहब, मुझे ब्रेक ले रुकना है, सिर्फ इतना बता दीजिए, जाट किसके साथ है? आज की तारीख में जयंत चौधरी के साथ में जाट है,
और इन्होंने जो कहा था कि तुम्हारी चौधरात खत्म कर देंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब जाट इनको देने जा रहा है। ठीक है। 95। और एक चीज और बता दूं आपको 1 सेकंड में, अगर अमित शाह ये कह दें कि मैं जैन के खिलाफ बोल जाऊंगा, वो अगर वो बोल दे ये जो 2% 5% जाट है ये भी कल चला जाएगा, इसलिए वो कह रहा है कि जैन से हमारी हमदर्दी है, हम साथ लेना चाहते थे, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं मजबूरी, जैन गलत घर में चले गए, वो तो अफसोस जता रहे हैं जैन गलत घर में चले गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। तो इंडिया का मुकदमा देख रहे हैं आप, और आज बात हो रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाटलैंड की बात हो रही है, और जाट किस तरफ जाएगा इस पर बातचीत हो रही है। और दरअसल अमित शाह पश्चिम उत्तर प्रदेश में कमान संभाले हुए हैं, और आज दिल्ली में एक बैठक हुई। प्रवेश वर्मा जो कि बीजेपी के सांसद, उनके घर पर बैठक हुई। दावा किया गया कि 250 जाट नेता जो हैं वो उस बैठक में मौजूद थे, और इस बैठक में अमित शाह ने बहुत कुछ कहा है, बहुत बयान दिया है। उसके मायने मतलब 2013 से भी जोड़ कर निकाला जा रहा है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत से भी जोड़ा जा रहा है। मास्टर शिवराज सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवराज जी, स्वागत है आपका। एक चीज जानना चाहूंगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो कोशिशें बीजेपी कर रही है उसका नतीजा क्या रहने वाला है? ना फिर वो बैक मारे काम तो रखना पड़ेगा। चलिए मास्टर शिवराज जी, आपको आवाज मिल रही है? शिवराज जी तक आवाज फिलहाल नहीं पहुंच पा रही है। प्रशांत उमराव, ये कहा जा रहा है कि जो बैठक आपने दिल्ली में की वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करते तो शायद अच्छा मैसेज आता। ये पता चलता कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट हैं, जाट समाज के लोग हैं, जाट नेता हैं, वो बीजेपी के साथ खड़ी है। ये दिल्ली में बैठक क्यों होगी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठक होगी। कल अमित शाह जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। कल उनका मथुरा में पहला दौरा है, और हम सभी जगह बैठ के करेंगे। दिल्ली में उसकी स्टार्टिंग हुई है, उसके बाद हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाकी सभी जगह में अमित शाह जी जाएंगे। और यहाँ जो समाजवादी पार्टी के छद्म प्रवक्ता बैठे हुए, उनके शायद अखिलेश जी ने कान में बताया है कि कौन उनका मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। वो ये नहीं बता पाएंगे कि अगर आजम खान मंत्री नहीं बनेंगे तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। वो नहीं बताएंगे कि सचिन मलिक और गौरव मलिक के साथ हत्यारों को आजम खान ने थाने से छुड़वाने का काम किया था। क्या आजम खान द्वारा सरकार नहीं चलाएगा? ऐसे लोग केवल एक पार्टी के पक्षपात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को समझती है। और जाट समाज के भारतीय जनता पार्टी पर आर्य जी, मैंने आपके बारे में नहीं कहा है। आर्य जी, मैंने आपके बारे में नहीं कहा है। बहुत पावर दे रखा आपकी पार्टी ने। आर्य जी, आपके बारे में नहीं कहा है। पूरा देश कहता रहा। सुन लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी ने सदैव जाट समाज के सम्मान के साथ काम किया है, पूरे कानून को रोक डाला। आर्य जी सुन लीजिए, आर्य जी सुन लीजिए। रोक डाला। महेश आर्य साहब सुनिए ना, महेश आर्य साहब सुन लेते हैं, आप बोलिएगा। महेश आर्य साहब सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार जाट समाज के सम्मान के साथ काम कर रही है। और जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा के मुसलमान जाटों को चुनौती दे रहे हैं, बार बार असद कह रहा है, और इसके नाई दसन के लोग कह रहे हैं कि जाटों को भूस भर देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी इस चीज को स्वीकार नहीं करेगी। जाट समाज स्वाभिमानी है, इस तरह नहीं कि उनके बारे में इस तरह बयानबाजी नहीं की जाती। समाजवादी पार्टी का मेरठ तहसील से उम्मीदवार कह रहा है कि सबक सिखाएंगे, हमारी सरकार आएगी। प्रशांत जी, सपा के मुसलमान कौन है? बड़ा दर्द कर नाहिद हसन आदिल चौधरी मेरठ से उम्मीदवार है। नाहिद हसन सभा के वहां से कराने से उम्मीदवार है। हम उनको जो इस तरह की बातें करेंगे उनको हम जवाब देगा। जाट समाज स्वीकार नहीं करेगा। और जाट समाज के साथ जो अत्याचार हुआ है समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, उनके सैकड़ों युवाओं के साथ टॉर्चर किया गया, उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए। जाट समाज भूलता नहीं है। जाट समाज सैकड़ों साल उस चीज को नहीं भूलेगा, वो जवाब देगा, चुनाव में जवाब देगा। जिस तरीके से उनकी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया है, आज हम बिल्कुल नहीं भूलेगा। जिस तरीके से आपने जाटों को मरवाने का काम किया, जाटों को मुसलमानों ने मरवाने का काम किया, उनको घेर करके मारा, धोखे से मुसलमान को हमने उनकी पीठ पे गोली मारी। महेश आर्य साहब, उनकी महेश आर्य साहब एक घेर करके मारा। ठीक है, प्रशांत जी सुन लेते हैं, देगा उसका दस्तावेज महेश आर्य चुनाव में। महेश आर्य साहब, चूंकि ये सवाल उठा है इस चर्चा में कि आजम खान अगर जीते और आपकी सरकार बनी जो आप लोग दावा कर रहे हैं, तो आजम खान मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे?
नहीं देखिए, ऐसा है अभी इलेक्शन से पूर्व में ये तो आपका प्रेसिडेंट ही काल्पनिक हो जा रहा है। अब आप बताइए कि अब योगी जी की सरकार अगर बनती है, कौन कौन मंत्री बनेगा, आप बता दीजिए, लिस्ट दे दीजिए मुझे। क्या चुनाव से पहले ये संभव है? पहले चुनाव होने दीजिए, फिर मुख्यमंत्री का पावर होता है, उनको देखना है किससे हमें कैबिनेट में रखना है, किससे नहीं रखना है, ये उनका विषय है। ये हमारे विषय को भी ये चिंता है। आप लोगों ने किसानों को धोखा दिया है और फिर से नई पार लगाना चाहते हैं कि आप फिर से पश्चिम उत्तर प्रदेश ठीक है, मास्टर शिवराज जुड़ गए, उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। आर्य साहब थोड़ा वक्त दीजिए। उसी दिन कसम खा ली थी। मास्टर शिवराज, नाराजगी खत्म हो गई है क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में? जाटों की जो नाराजगी है वो खत्म हुई है क्या बीजेपी को लेकर के, केंद्र की सरकार को लेकर के, योगी की सरकार को लेकर के? देखो कुंदन जी, पहले तो लोकतंत्र है, हर आदमी को अपनी वोट स्वतंत्र करने का अधिकार है जी। लेकिन मैं ये कहता हूं, आज की राजनीति जो उत्तर प्रदेश की जनता को जाति बिरादरियों में बांट रही है, जाट मुस्लिम में बांट रही है, मुद्दा होने चाहिए महंगाई के, बेरोजगारी के, किसानों के, वो मुद्दे तो रह नहीं गए किसी के पास। हिंदू मुस्लिम, जाट मुस्लिम, ये क्या मतलब देश को कहां ले जाना चाह रहा है भाई ये आज का समाज? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। किसान की 36 बिरादरी किसान होती है और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति संपूर्ण रूप से अराजनीतिक है, अराजनीतिक थी और अराजनीतिक रहेगी। हमने संपूर्ण कह दिया, ना किसी पार्टी का विरोध करेंगे, ना किसी का सहयोग करेंगे। हर कार्यकर्ता स्वतंत्र है, किसी के दबाव में वोट ना करे, अपने अपने विचार से महंगाई पे, किसान के मुद्दों पे, बिजली पे, पानी पे, रोजगार पे, शिक्षा पे, इन पे अपना वोट करे भाई। किसान को फसलों की मूल्य कैसे मिलेगी, इन पे वोट करे। अब ये हिंदू मुस्लिम जाट सिख ईसाई, अरे कोई कभी ये देश था अनेकता में एकता देखता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है आपस में भाई भाई, ये सारा चलता था। देखो सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। हमारे लिए ना समाजवादी कम रही, ना बसपा कम रही, किसी हमने तो सबके लट खाए, सबने हम पर मुकदमे लगाए, सबने हमको जेल भेजा है, सबने हम पर पानी की फुहार चलाई है, हमारी भैंसें भी चोरी हुई हैं, आजम खान जी की भी भैंस चोरी हुई है, इंजन भी खुले हैं, हमें सारा सब कुछ याद है जी। कसर किसी ने नहीं छोड़ी। अब ये किसान अन्नदाता है, अपना भला बुरा वो जानता है, अपने हिसाब से मत करेगा। इसको जाट हिंदू राजपूत कहां बांट रहे हो? इसमें अखिलेश जी भी कह रहे थे चैनल पे कि योगी जी के राज में राजपूतवाद चला है, तो मैं कह रहा हूं अखिलेश जी के याद में यादववाद चला है। ये क्या देश को एक तरफ तो जातियों में सरकार आरक्षण देती है, एक तरफ देश को जातियों में बांटती है, कहां जा रहा है ये देश? मुझे अगर बीमार हो जाता हूं मैं और डॉक्टर मुस्लिम है तो क्या उस समय दवाई नहीं लूंगा? बिल्कुल, मास्टर शिवराज ने बहुत बड़ी बातें कही है। पीयूष पंत जी, दरअसल मुद्दों की सियासत होनी चाहिए, लेकिन अभी धर्म की सियासत हो रही है, जाति बिरादरी में बांट करके, किसानों को अलग करके। किसानों के लिए केंद्र की सरकार ने 3 कृषि कानून लेकर के आई, फिर वापस लिया, इस पर सियासत हो रही है। आर्य साहब मैं आ रहा हूं। आर्य साहब, मास्टर शिवराज ने जो कहा है उस पर मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पीयूष पंत जी छोटा जवाब। नहीं, मास्टर शिवराज जी बहुत सही बात कह रहे हैं। देखिए, वो एक ऐसी बात कह रहे हैं जो होनी चाहिए, क्योंकि जात पात के आधार पे कभी भी न तो चुनाव लड़ा जाना चाहिए, न मत दिया जाना चाहिए, और न नीतियां तय होनी चाहिए जिस तरह से। लेकिन हो क्या रहा है कि आज की राजनीति में आप देखिए लगातार जो है जाति हमारे जो है चुनावी राजनीति से निकल ही नहीं रही है वहाँ से। तो ये इसके लिए सभी दोषी हैं, हर पार्टी दोषी है, और वो मतदाता भी जो है जो अपने, अब देखिए खाप पंचायत हो जाएगी जाटों की, ठीक है, आप किसान हैं, ज्यादातर किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटे ही हैं, तो वहां पे अगर वो जाट के रूप में न सोचें, एक किसान के रूप में खाप पंचायत होगी तो वहां वो किसान के रूप में सोचें और उस हिसाब से दें कि जो सरकार उनका हित करती रही उसके पक्ष में करें और जिसने अहित किया है उसके अगेंस्ट करें, तो ये सोचें। लेकिन वहां पे फिर भी चूंकि खाप पंचायत अपने आप में वो एक जो जाट समूह है उसका एक जो है कि कहे कि एक गुण है, विशेषता है, या उनका व्यवहारिक जो एक तरीका है आपस में चीज़ों को डिसाइड करने का, तो वो ये होता है। लेकिन वो खाप पंचायत एक जाट के रूप में अगर न देख के, अगर वो एक किसान के रूप में अपने को मान के देखती हैं, उसी हिसाब से अपने वोट को देती हैं, तो मैं मानूंगा कि हाँ निश्चित से बदलाव आ रहा है। और शिवम जी ने बहुत सही बात कही है कि हमें इन सब से देखना ही नहीं चाहिए जाटों के। लेकिन आज भी क्या होता है कि जाट के आधार पर टिकट बढ़ते हैं,
जाट के आधार पे आप कैंडिडेट डिसाइड करते हैं और जाट के आधार पे वोटिंग होती है कि भाई हम तो अपने समुदाय के व्यक्ति को देंगे, भले ही दूसरे समुदाय का व्यक्ति अच्छा हो लेकिन हम उसको नहीं देंगे, ये तो हमारे समुदाय का है। तो जब तक ये माइंडसेट नहीं बदलेगा चीजें इसी तरह बिगड़ती चली जाएंगी और इसी तरह जो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के सहारे जो है ये जो है हमारी पॉलिटिक्स चलती चली जाएगी। उसमें क्या होता है कि वर्ग विशेष का या कहेंगे वर्ग विशेष का हो तो भी ठीक है, यहाँ जाति विशेष का जो है फिर फायदा होता है, दूसरी जातियों का नुकसान होता है। उसमें ठाकुरवाद, राजपूतवाद होता है, ब्राह्मणवाद होता है, उसमें यादववाद हो जाता है, ये तमाम चीजें हो जाती हैं। तो उनकी बात सही है लेकिन करेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? हमें और आपको करना पड़ेगा। मतदाता की भूमिका इसमें अहम हो जाती है। बिल्कुल। महेश आर्य साहब, मुद्दों की सियासत करेगा पश्चिम उत्तर प्रदेश का मतदाता, ये कह रहे मास्टर शिवराज। की बात करें उस पर चुनाव आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने अभी आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने पूरे मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम लोग इस पर नहीं जा रहे हैं। किसानों के हित में बहुत काम योजनाएं पिछली सरकार में भी कर चुके हैं, आगे भी करने वाले हैं। 300 यूनिट की बिजली का फ्री हम सारे जनता को देंगे, किसानों के लिए बिजली मुफ्त होगी, किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त होगी, पहले भी चल रही थी। बोरिंग की व्यवस्था थी फ्री में किसानों के लिए, और उनके लिए मंडियों की व्यवस्था, जो हमारे रोड हैं, मार्ग हैं, राजमार्ग हैं, उनके किनारे किनारे जो मंडी समिति की व्यवस्था कराई गई थी, लेकिन सरकार ने आते ही उसको खत्म कर दिया। किसानों के हित में समाजवादी पार्टी ने हमेशा काम किया है और आगे भी करेगी, और किसानों के ही नहीं बल्कि सभी वर्गों के लिए। जो कर्मचारी वर्ग है उनकी पेंशन रोक दी गई, उस पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए बोल दिया है। जो वरिष्ठ नागरिक हैं, महिलाएं हैं, उनके सम्मान के लिए हमारी तमाम योजनाएं हैं। हम लोग इस पर ध्रुवीकरण पर नहीं जाते, हम लोगों ने जो किया है करके दिखाया है, आगे भी करेंगे। लेकिन इसके लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि ये घूम फिर करके उसी पे क्यों आ जाना चाहते हैं? मुसलमानों से इनको ठीक है, जब मुद्दों की सियासत की बात शिवराज जी ने की है, आज गणतंत्र दिवस है, पूरा देश शुरू से लेके अब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। शिवराज जी, अगर मुद्दों की सियासत की आपने बात की है तो जिन मुद्दों का जिक्र किया आपने अपने बयान में, मैं जानना चाहता हूं उन मुद्दों के आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतदाता किसे चुन सकता है? नहीं, मैं तो एक बात और पूछ रहा हूँ साहब से कि किसानों के पशु चोरी नहीं होंगे और हिंदू मुस्लिम के झगड़े नहीं होंगे इनकी सरकार आए, ये भी इनको कहना पड़ेगा कि हमारे 5 साल अगर हमारी सरकार आई तो हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं होगा और पशु चोरी नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी बात है। निश्चित रूप से ये वादा करते हैं हमारी सरकार में पूरी लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था, नई सपा है, नई हवा है। हमारे दंगों को लेकर के, हिंसा को लेकर के, अपराध को लेकर के, महिला अपराध को लेकर के कुख्यात थी समाजवादी पार्टी की सरकार, और उसी को मुद्दा बना करके बीजेपी सत्ता में आई। तो क्या इन मुद्दों को याद, इन मसलों को याद नहीं रखेगा उत्तर प्रदेश का मतदाता? डॉली शर्मा। देखिए, मेरा मानना है हमें विकास की राजनीति करनी चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा और मैं अभी भी कह रही हूँ, हमें विकास की चर्चा करनी चाहिए, हमारे देश के किसान पर चर्चा करनी चाहिए, शिक्षा पे चर्चा करनी चाहिए, स्वास्थ्य पे करनी चाहिए, रोजगार पे चर्चा करनी चाहिए। ये तो असल मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करनी चाहिए। हमेशा से ये नारा रहा है हिंदुस्तान का कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यहाँ हमेशा से हर जात हर धर्म के लोग इकट्ठे एक साथ रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस तरीके की बातें रोज सुनने में आती है। रोजगार के मुद्दे, कोई दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं। लगातार प्रियंका गांधी जी 3 साल से सड़क पर संघर्ष कर रही हैं। हर मुद्दे को उन्होंने संघर्ष किया है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, हमेशा। और हमारा मैनिफेस्टो आज देख लीजिए, प्रियंका गांधी जी ने कहीं पर भी एक बयान किसी भी जात या धर्म के लिए नहीं दिया। उन्होंने मुद्दों पर बात की है, उत्तर प्रदेश के, उन्होंने रोजगार पर बात की है, शिक्षा पे बात की है, अस्पताल पे बात की है। पार्टी छोड़ने और बेछोड़ने की बात छोड़ दीजिए, आप रोजगार पे बात, मौलाना तौकीर रजा के साथ विकास की बात करेंगे, मौलाना तौकीर रजा के साथ विकास की बात करेंगे, मौलाना तौकीर रजा को साथ लेकर के विकास की बात करेंगे। वही मौलाना तौकीर रजा जो हिंदुओं के नरसंहार की और विभाजन की बात करता है, उस मौलाना तौकीर रजा से प्रियंका वाड्रा गठबंधन है। मैं जो मेरी नेता कह रही है उसकी बात कर रही हूँ।
मैं आपसे अब इन बातों पर तो चर्चा आपकी भी नेता नहीं तो करना मौलाना चाहती। तौकीर रजा को साथ लेने की बात मैं करती है। ये आपके नेता ने तो मौलाना कहना तौकीर रजा के साथ चाहूंगी कि गठबंधन 20 किया है। लाख रोजगार उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा ने तो कांग्रेस मौलाना पार्टी तौकीर ने रजा देने के को साथ कहा है अगर गठबंधन किया सरकार है आएगी। और उसके प्रियंका 8 वाड्रा से लाख मिलने के बाद रोजगार मौलाना तौकीर महिलाओं रजा को ने देने कहा को कि कहा है अगर मुसलमान हथियार कांग्रेस की उठा लेंगे सरकार आएगी। तो हिंदुओं के रहने की 10 जगह लाख का मुफ्त इलाज कांग्रेस पार्टी ने देने को कहा है अगर कांग्रेस की सरकार आएगी। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मुसलमान हथियार उठा लेंगे तो हिंदुओं के रहने की जगह नहीं मिलेगी। और प्रियंका वाड्रा ने उसी मौलाना तौकीर रजा से गठबंधन किया। सलमान इम्तियाज जो सीए हिंसा का आरोपी है, प्रियंका वाड्रा ने अलीगढ़ से उसको टिकट दिया है। आपकी जो पोस्टर गर्ल थी डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी, वो आपकी पार्टी छोड़ के चली गई। आपने डॉक्टर प्रियंका मौर्य से पैसे मांगे टिकट के लिए, आप पैसे लेके चलिए प्रशांत जी, समाजवादी पार्टी को भी चर्चा में दोबारा से लाते हैं। प्रशांत जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, चूंकि अब शिवराज जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आप क्या गारंटी देंगे। महेश आर्या साहब से वो गारंटी चाहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो पशु चोरी नहीं होंगे, हिंसा नहीं होगी, कोई दंगा नहीं होगा। क्या ये गारंटी समाजवादी पार्टी दे सकती है? आपके नेता तो कहते हैं कभी नहीं दे सकती गारंटी। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी बार बार ये कह चुके हैं, हर प्रेस के माध्यम से कह रहे हैं कि अब की बार जो हमारी सरकार बनने जा रही है उसमें प्रत्येक वजह से चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार का ना कोई दंगा होगा, ना कोई इस तरह की बातें होगी। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर पूरा फोकस होगा और जो भी हमारे डेवलपमेंट के मामले होंगे वो जनता के लिए डिलीवर करेंगे। जो हमारी पुरानी योजनाएं थी, जैसे कन्या विद्याधन की योजनाएं थी, कितने किसानों कितनी कन्याओं के लिए राहत की गई, विधवा पेंशन थी, उनकी व्यवस्था लागू रहेगी। ठीक है, ये सारी बातें किसानों के लिए सारी बातें करेंगे, इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि अखिलेश यादव शिवराज जी, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र होता है, शिवराज जी एक चीज बताइए, क्योंकि आपने मुद्दों की बात कही, इसमें मैं मुद्दों पे आ रहा हूं। मैं जाट वाली चर्चा पे नहीं जा रहा हूं, दोबारा लौटूंगा उस चर्चा पे। शिवराज जी, मुझे जल्दी से इतना बता दीजिए, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र पूरे भारत में होता है, पूरे देश में होता है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्राइम का भी जिक्र होता है। ये उत्तर प्रदेश के तो क्राइम भी एक असल मसला होगा क्या, असल मुद्दा होगा क्या, जिस पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता वोट करेगी? बिल्कुल मुद्दा होगा। जो बदमाश थे वो व्यापारियों से, आम आदमियों से चौथ मांगते थे, उगाई करते थे, उनका आतंक रहता था। और माननीय आजम खां की भी भैंस जब सुरक्षित नहीं थी तो आम आदमी का लगा लो क्या हुआ होगा। कितने हिंदू मुस्लिम के फाइट रहे पिछली 5 सरकार में। क्या एक सिर्फ 2 जातियों के मुख्यमंत्री रहे, सिर्फ मुंडन और यादव। इसलिए 36 बिरादरी के मुख्यमंत्री हो, हिंदू मुस्लिम फाइट ना हो, पशु चोरी ना हो, पश्चिम में गन्ना का किसान है, गन्ना भुगतान समय से हो, किसानों का फसलों का उचित मूल्य मिले, एमएसपी गारंटी कानून राज्य सरकार बनाए। ये सारे मुद्दे बिजली के, पानी के, शिक्षा के, रोजगार के, ये सारे मुद्दे होने चाहिए। ठीक है, हिंसा और दंगों का जिक्र होता है पीयूष पंत साहब, तो क्या इस मसले पर समाजवादी पार्टी बैकफुट पर दिखती है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो क्राइम का राज था, खासतौर पर पश्चिमी यूपी की, चूंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं जाटलैंड को लेकर के, तो क्या इस मसले पर भी समाजवादी पार्टी और आरएलडी को यह श्योर करना पड़ेगा जनता को कि देखिए हम आएंगे तो वो राज नहीं होगा? निश्चित रूप से देखिए कुंदन जी, बिल्कुल करना पड़ेगा आपको। देखिए वादा तो करना ही पड़ेगा और वादे से आगे भी करना पड़ेगा कि कम से कम आपकी विश्वसनीयता बने, क्योंकि ये बदनामी यही हुई थी कि जो है जंगल राज है, जिसका भाजपा ने यही कह के फायदा उठाया था और था भी थोड़ा बहुत जो है वहाँ पे गुंडागर्दी चलती थी पिछली जो है समाजवादी पार्टी की सरकार थी वहाँ पे। तो ये तो निश्चित रूप से इन्हें पूरा ये कहना पड़ेगा कि साहब इस बार हम ये कहते हैं, गारंटी देते हैं कि इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होगी और शांतिपूर्वक लोग रह सकेंगे, अपनी रोजी रोटी कमा सकेंगे। और जहाँ तक दंगा का है तो देखिए कुंदन जी, दंगा जो है कौन कराता है, क्या कराता है, ये बहुत ही एक मतलब कंट्रोवर्शियल चीज़ है, क्योंकि जो है दंगे में जो है अगर आप देखिए तो भाजपा का भी हाथ माना जाता है और समाजवादी का भी माना जाता है, दोनों का माना जाता है, और किसी एक से नहीं होता है। दोनों पक्ष जब कुछ न कुछ करते हैं तभी दंगे फैलते हैं। तो कानून व्यवस्था का फेलियर है। फाइनली जिस रिजल्ट पर आप पहुंचेंगे तो कानून व्यवस्था का फेलियर का ही तो रिजल्ट होता है वो, कि आपने एक पक्ष का साथ दे दिया, आपने वक्त पर फैसले नहीं लिए, वक्त पर चीजों को सुधारा नहीं, संभाला नहीं, इस वजह से चीजें खराब होती है। निश्चित रूप से जो सत्ता में होती है, जो सरकार होती है, उसकी कहीं न कहीं ढिलाई भी जो है जिम्मेदार होती है। ये देखा गया, चाहे वो गुजरात का दंगा हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर का रहा हो, चाहे वो दिल्ली के दंगे रहे हो, जो सत्ता में बैठी हो उसकी अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है सरकार की। अगर सरकार ही दंगाइयों का साथ देने लगे तो दिक्कतें होती हैं।
तो ये बहुत ध्यान देना होगा, और सरकार को कहीं भी नहीं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के निश्चित रूप से है, लॉ एंड ऑर्डर से कहीं बड़ा हिस्सा है, क्योंकि इसमें बहुत सी मानव जो जीवन है वो नष्ट हो जाते हैं, प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती हैं। तो ये पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ एक बहुत ही जो है विभत्स तरीका का मुझे लगता है कि एक कृत्य होता है जिसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और इसमें सरकार की जिम्मेदारी बहुत होती है, जो भी सरकार और जिस भी राज्य में। प्रशांत जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान हो रहा है क्या इस बार? नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कानून का शासन, माफिया थाने चलाते थे और लगातार उत्तर प्रदेश में दंगे होते, चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो, चाहे कासगंज में हो, सब जगह इन्होंने दंगे का राज स्थापित करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था मजबूत है और किसी दंगाई की हिम्मत नहीं कि इस तरह की घटना, मुजफ्फरनगर जैसी घटना दोहरा सके। शिवराज जी, एक चीज जल्दी से बता दीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, जो पूछ लीजिए कि दिल्ली के बॉर्डर पर रहे 12-13 महीनों तक, मैं इतना जानना चाहता हूं, उनकी नाराजगी केंद्र सरकार के प्रति तो खत्म हो गई ना? बाकी जो वोटिंग होगी वो मुद्दों के आधार पर वोटिंग होगी। मैं ये कह रहा हूं, प्रशासन हावी रहा, जो काम 200 रुपए में होता था 2000 रुपए में हुआ। भ्रष्टाचार प्रशासनिक दफ्तरों में अधिक रहा इनकी सरकार में जी। प्रशासन पर कुछ नहीं कर पाए, बदमाशों पे तो किया, लेकिन प्रशासन की खुली छूट रही जेब काटने की। आप कह रहे हैं मौजूदा सरकार में? जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटलैंड को साधने की कोशिश बीजेपी में लगी हुई है, और इसी कोशिश के तहत जाट नेताओं के साथ आज बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की एक बैठक हुई है दिल्ली में। इस पर हम कर रहे थे आज इंडिया का मुकदमा। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।